Students, today we will study about capital structure, and in capital structure according to syllabus we will study concept and determinants, and optimum capital structure maximize wealth of shareholders. We will read and study accordingly. And what is concept of capital structure? Capital structure refer to relative proportion of different source of long-term finance. In order to understand capital structure, it is essential to know the meaning of two other related terms. कैपिटल स्ट्रक्चर से पहले हमारे को दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन and second is financial structure. And before knowing the meaning of these terms, it would be profitable to have the knowledge of following. और कौन कौन सी चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए? A company require finance in order to run a business properly. It is mostly obtained from the following sources. और वो sources कौन से हैं? फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल्स, सेकंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड है बोरोड कैपिटल, फोर्थ है रिटेन्ड प्रॉफिट, फिफ्थ है करंट लायबिलिटीज, जिसको बेटा बोरोड फंड और ओनर्स फंड के नाम से भी हम जान सकते हैं। ओनर्स फंड में सारे कवर होगी आपकी रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब जो हमने पहले प्रॉफिट्स कमाए हुए हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, दैट आर रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके अलावा इक्विटी शेयर और इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर, तो ये दो तरह के शेयर्स हो गए और रिटेन्ड अर्निंग हो गई। ये तो हो गई आपकी ओनर्स फंड, राइट। इसके बाद हमारा आ जाता है बोरोड फंड्स, यानी कि आउटसाइड कैपिटल। इन आउटसाइड कैपिटल वी कैन इंक्लूड लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर्स। डिबेंचर बुलाते हैं ना हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डिबेंचर्स पब्लिक से उधार लेते हैं हम, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है हमें। इस प्रकार से हम दोनों तरह से कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हैं, और दोनों तरह से कैपिटल इकट्ठे करने का अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। इसी का जो मिक्सचर है दोनों का, क्या मिक्सचर बिटवीन ओनर्स कैपिटल और बोरोस कैपिटल का जो रेशियो रहेगा वो डेट इक्विटी रेशियो की तरह दिखाया जाता है। डेट बाई इक्विटी और डेट ऑब्लिक टोटल कैपिटल, यानी कि जिसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों मिली हुई है कि उसका क्या रेशियो है। तो आपके जो टोटल स्ट्रक्चर के अंदर जो डेट जो होता है बड़ा सिग्निफिकेंट रोल निभाता है वो, जिससे कि कॉस्ट भी और रिस्कीनेस दोनों इफेक्ट होती हैं। उससे फिर जो इससे आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वेल्थ भी बढ़ती है। उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का हमने पढ़ा है ना कि हमारा मेन मोटिव क्या है। फाइनेंशियल जो प्लानिंग का क्या मेन मोटिव था, जो ओनर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसी के तहत हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ऐसा बनाते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो, यानी कि जितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है उससे ज़्यादा हम इनकम कमाएं, और रिस्क जो है वो भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल सारा उधार पे चलाने का काम, तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इसका सब एप्ट जो होता है, एक जो दोनों का मिक्सचर है उसको हम यूज़ करें। तो ये सब इसके अंदर हमने समझेंगे, पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल रिस्क इसमें देखा ना आपने, फाइनेंशियल रिस्क में इन्वॉल्व होता है कि कई बार जो है फर्म पूरी फेल हो जाती है, पेमेंट्स अपने नहीं कर पाती, ऑब्लिगेशंस होती है ना। अगर आप डेट कैपिटल इस्तेमाल करोगे तो डेट कैपिटल के अंदर आप ऑब्लिगेशन होती है आपको इंटरेस्ट पे करने की, और जब भी उसका टाइम आता है उसे रीपे करने की डेट को, जो कि आपकी ओनर्स कैपिटल में कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती है। उसमें तो आदमी कमाए तो ठीक है, नहीं कमाए तो चाहे वो आप कुछ डिविडेंड दे रहे हो नहीं दे रहे हो, उसमें कोई किसी की डिमांड नहीं हो सकती है उसके अंदर। तो ये दोनों को आपने देखना होता है, ऐसा स्ट्रक्चर देना होता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए और फाइनेंशियल रिस्क जो है उसको भी बिल्कुल सही रखे। तो इसका जो है अच्छा एक इक्वेशन दोनों की जो हमें इसको इंक्रीज करे वेल्थ को, इस तरह से अपनानी होती है। वो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अब देखो आप, एक है एक्स लिमिटेड है, एक इसके अंदर उदाहरण लिया हमने कि 30 लाख इसका टोटल फंड यूज़ कर रहा था। ये कितना?
30 लाख टोटल फंड यूज़ करता है। इसमें एक इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है, और 30% जो रेट ऑफ टैक्स है। रेट ऑफ टैक्स का जिक्र हो रहा है, देखो आपको पता लगेगा क्यों जिक्र हो रहा है कि रेट ऑफ टैक्स भी इम्पैक्ट डालता है। और EBIT जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख रुपए। ये एक इन्होंने आपको डेटा दिया है और एग्जाम्पल 1 में। और सिचुएशन 3 तरह की सिचुएशन दी हैं डेट के लिए। डेट का मतलब आउटसाइड कैपिटल के लिए 3 तरह की सिचुएशन क्या है। फर्स्ट सिचुएशन इज कि वो डेट कैपिटल बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि उन्होंने उधार कोई भी नहीं लिया हुआ, सारा का सारा जो है पूरी कैपिटल जो है ओनर्स की ओन कैपिटल है, मींस या तो प्रेफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है। सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन है कि 10 लाख रुपए की डेट कैपिटल इस्तेमाल की हुई है, यानी कि जो टोटल फंड्स है 30 लैक्स, आउट ऑफ दैट 30 लैक्स 20,000 इज बोरोड, 20,000 इज कलेक्टेड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और 10,000 इज टेकन एज डेट, यानी कि लोन लिया है 10,000 का। और थर्ड सिचुएशन के अंदर 20 लाख का लोन लिया हुआ है। इन तीनों सिचुएशंस के अंदर किस तरह से हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा, एनालाइज करके देखते हैं इसको हम। इसे EBIT EPS एनालिसिस बोलते हैं। EPS मीन अर्निंग पर शेयर। हमारा कोई भी जो डिसीजन है वो हमारे शेयर होल्डर्स की अर्निंग के ऊपर फ़र्क डालता है, इम्पैक्ट डालता है। कैसे डालता है मैं आपको इसमें दिखाता हूँ प्रूव करके। तो इन फर्स्ट केस आप देखोगे कि EBIT जो थी, तीनों केसेस के अंदर 4 लाख रुपए EBIT है। EBIT का मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, बिकॉज हमने कहीं लोन नहीं लिया हुआ तो वी हैव टू पे नथिंग एज इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के तौर पर निल पे किया हुआ है, तो हमने इंटरेस्ट खाने में निल कर दिया सिचुएशन 1 में। सिचुएशन सेकंड के अंदर क्या है, 1 लाख रुपए, बिकॉज वी आर यूजिंग 10,000 एज डेट कैपिटल, 10 लाख सॉरी, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए लेस हो गया इंटरेस्ट यहाँ पर, क्योंकि इंटरेस्ट खर्चा होता है, ऑब्लिगेशन है ना, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है हमें, जो भी हो डेट जिनसे हमने उधार लिया है। इसी प्रकार से जो थर्ड सिचुएशन के अंदर हमने 20 लाख का लोन लिया है, यानी कि टोटल जो हमारे फंड थे 30 लैक्स, उसमें 20 लाख रुपए हमने डेट कैपिटल का इस्तेमाल किया है। तो जो कितना इंटरेस्ट होगा 20 लाख के ऊपर, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। अब जो हमारा जो प्रॉफिट था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन यहाँ पर लेस कर दिया। आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द अर्निंग्स, तो बैलेंस अर्निंग क्या बची हमारी, उसे बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो लग गया, तो अब केवल अर्निंग बिफोर टैक्स बचा है। क्या है जी, फर्स्ट सिचुएशन में 4 लाख रुपए और सेकंड सिचुएशन में वो 3 लाख रुपए बची है, क्योंकि 1 लाख आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, क्योंकि बोरोड कैपिटल थी 10 लाख रुपए की। और थर्ड सिचुएशन के अंदर आपने क्योंकि 2 लाख इंटरेस्ट पे किया, तो आपकी अर्निंग कितनी बच गई, 2 लाख रुपए अर्निंग बच गई। तो यहाँ पर देखो ना, आप जो शेयर होल्डर्स जो बांटेंगे पैसे को, केवल 2 लाख रुपए ही बांटेंगे। तो अब देखो इसके बाद टैक्स आ जाता है, कंपनी को भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स का रेट क्या है, 30%। हमने देखा ना क्वेश्चन के अंदर, दिस इज द टैक्स रेट 30%। अब जो हमारा टैक्स लगेगा, देखो पहले केस के अंदर 4 लाख रुपए इनकम है, तो 4 लैक्स इंटू 30% इज 1,20,000, राइट। सेकंड केस के अंदर क्या है, 3 लैक्स के ऊपर 90,000 टैक्स बना। देखो यहाँ पर हम बचा रहे हैं, अपना टैक्स बचा रहे हैं। हम कैसे बचा रहे हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन हमने ऐसे लिया है कि जो हमारा टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हमें तय करना पड़ता है कि वी हैव टू यूज बोरोड कैपिटल और वी हैव टू यूज इक्विटी कैपिटल, ओनर्स फंड के जिसमें देखना पड़ता है। तो जब टैक्स रेट, जब इंटरेस्ट रेट हायर होते हैं ना, तो उसके फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर देखना पड़ता है। और टैक्स रेट हायर होते हैं तो ज़्यादा डेट कैपिटल इस्तेमाल होती है। ये सब चीज़ें हमें एनालाइज करनी होती हैं। और जो थर्ड केस के अंदर देखो आप क्या है, 2 लाख का आपका बचा था अर्निंग, ये ना 2 लाख रुपए अर्निंग बची थी, क्योंकि 2 लाख का हमने इंटरेस्ट पे किया है। तो 2 लाख की अर्निंग के ऊपर 30% कितना हुआ, 60,000, ओनली 60,000 टैक्स पे किया हमने। अब देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि जो नेट अर्निंग निकली है हमारी टैक्स के बाद में और इंटरेस्ट के बाद में, क्या निकली है, 2,80,000 रुपये, 2,10,000 रुपये और 1,40,000 रुपये। तीनों सिचुएशन के अंदर अलग अलग अर्निंग निकली है, ठीक है। अब ये अर्निंग देखो दिखाई तो दे रही है 2,80,000 ज़्यादा, परंतु वो 3 लाख शेयर होल्डर्स में बंटनी है। क्यों 3 लाख में बंटनी है, क्योंकि 30 लाख का टोटल फंड है, 30 लाख का फंड है, और इसमें शेयर का इसमें रेट रखा हुआ है 10 रुपीज़। इक्विटी शेयर 10 रुपीज़, एक शेयर 10 रुपीज़ का है। ये देखो 10 रुपीज़ का एक शेयर है। तो
30 लाख टोटल कैपिटल को डिवाइड करेंगे 10 से तो 3 लाख शेयर होल्डर हो गए। 3 लाख शेयर होल्डर यानी कि 2,80,000 रुपये डिवाइडेड बाई 3 लाख शेयर होल्डर। 3 लाख शेयर होल्डर बांटेंगे 2,80,000 रुपये को। कितना किसी के पल्ले आएगा? एक बंदे के हाथ में आया 0.93। इसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। एक शेयर होल्डर ने कितने पैसे कमाए? 93 पैसे कमाए साल के अंदर। किस सूरत में? फर्स्ट सिचुएशन में। वो सिचुएशन क्या थी? व्हेन वी आर यूजिंग नॉट एनी डेट कैपिटल, यानी कि उधार का हम एक पैसा भी यूज नहीं कर रहे, सारी ओनर्स कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो हम एक शेयर होल्डर के लिए 93 पैसे कमा रहे हैं केवल। परंतु हमारा सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है? सेकंड सिचुएशन में हमारा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है निकल के क्या आया था? 2,10,000 रुपये। अब 2,10,000 रुपये आया था, पर यहाँ पर उसका बांटने वाले कितने बचे हैं? 2 लाख बचे हैं। क्यों 2 लाख बचे हैं? क्योंकि भाई 30 लाख में से 10 लाख तो हमने मंगाया हुआ है, क्या डेट उधार लिया हुआ है, तो उसके बदले हमने उसको इंटरेस्ट भी पे कर दिया 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमें उसको डिविडेंड कोई नहीं देना पड़ेगा, या तो इंटरेस्ट देना होता है या हमें डिविडेंड देना होता है। डिविडेंड देते हैं ओनर्स कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट देते हैं हम डेट कैपिटल के ऊपर। तो हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो 2,10,000 के ऊपर टोटल जो इनकम है वो कितने बंदों की इनकम है? 2 लाख बंदों की। क्यों? क्योंकि 2 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 20 लाख। टोटल 20 लाख इक्विटी फंड यूज किया हमने, जो कि 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख बंदों का बनता है। तो 1 रुपये 5 पैसे EPS आ जाती है यहाँ पर। अर्निंग पर शेयर क्या आ गई? 1 रुपये 5 पैसे आ गई यहाँ पर। देखो, देख रहे हैं ना आप? क्योंकि 2,10,000 टोटल इनकम है और 2 लाख से इसे डिवाइड करेंगे तो एक बंदे के हाथ में कितने पैसे आए? 1 रुपये 5 पैसे। देखो 93 पैसे से ज़्यादा बढ़ गई ना इनकम शेयर होल्डर की। यानी कि यहाँ पर कंपनी जो है था बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। क्यों मैनेज कर रही है अच्छे तरीके से? क्योंकि वो कंपनी आपके नेट वर्थ के अंदर बढ़ा रही है, आपको शेयर की इनकम बढ़ा रही है। ठीक है ना? अब थर्ड की सिचुएशन में क्या है? थर्ड सिचुएशन में हमने 4 लाख रुपए जो प्रॉफिट था उसमें से लेस किया 2 लाख रुपए इंटरेस्ट, क्योंकि हम 20 लाख रुपए यूज़ कर रहे हैं डेट कैपिटल को। टोटल कैपिटल कितनी है? 30 लाख रुपए की। 30 में से 20 डेट कैपिटल हो गई, तो टैक्स कितना बचा? इनका अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी बची हमारी? 2 लाख रुपए। 2 लाख में से 2 लाख के ऊपर 30% पर टैक्स लगा, 60,000 रुपये हमारा टोटल टैक्स लगा। और तब कितना बचा हमारे हाथ में? 2 लाख में से 60,000 टैक्स गया तो 1,40,000 बचे। 1,40,000 कितने आदमियों के हाथ में बटने हैं? वो 1 लाख आदमियों के हाथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी कैपिटल जो है, ओनर्स कैपिटल जो है 10 लाख रुपए है। 20 लाख तो डेट कैपिटल है, और डेट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट हम दे चुके हैं 2 लाख रुपए ऊपर, देखा आपने 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दे चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर EPS हो गया 1 रुपये 40 पैसे। तो अब जो है यहाँ पर देखो तीनों सिचुएशन के अंदर ग्रेजुअली शेयर होल्डर की इनकम बढ़ रही है। ठीक है? कैसे बढ़ रही है? एक फाइनेंशियल डिसीजन इम्पैक्ट डाल रहा है इसके ऊपर। एक फाइनेंशियल डिसीजन सही लिया है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स की कैपिटल में इजाफा आप देख रहे हो, EPS देख रहे हो। अब कल को आप कभी भी किसी कंपनी के जो आप फाइनल अकाउंट चेक करोगे ना, जो शेयर मार्केट में आते हैं उसके, तो अब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि EPS क्या होता है, EPS कैसे चेक करते हैं, और इसके द्वारा हमें पता लगता है। साथ में हम इसको देख के स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, पूरा का पूरा कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर डेट कैपिटल कितनी है, ओनर्स कैपिटल कितनी है, दोनों के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। इसको एनालाइज करना जरूरी होता है। डेट कैपिटल क्या होता है? डेट कैपिटल से कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर्स का नियंत्रण ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होल्ड होंगे उतना आपका जो कंपनी का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होता जाएगा। तो वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। बाकी हमने ये देखा 3 सिचुएशंस के अंदर, ये इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब हम इस प्रकार से डेट को इस्तेमाल करें ताकि अर्निंग पर शेयर बढ़ती जाए। अब यहाँ सेकंड एग्जांपल के अंदर यही देखो उल्टा दिखाया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर जब हम डेट कैपिटल, यानी कि जब हर केस में ऐसा नहीं होता कि आप आउटसाइड कैपिटल बढ़ाओ, आप आउटसाइड जो है डेट कैपिटल को बढ़ाओगे तो आपका EPS बढ़ जाएगा। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है। अब देखो वाई जो कंपनी है इसके अंदर सिचुएशन क्या थी? इसके अंदर सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि EPS जो है उल्टा कम होता जा रहा है। कैसे? कि इसमें एग्जांपल 2 के अंदर वापस देखो, यहाँ पर इसने 2 लाख रुपए EBIT था,
EBIT में 2 लाख में से पहले वाले केस के अंदर सारी डेट कैपिटल में कुछ जीरो था तो वहाँ पर नील इंटरेस्ट लगा, और दूसरे केस में 1 लाख रुपए और तीसरे केस में 2 लाख रुपए, यानी कि EBIT यहाँ पर 4 लाख की जगह 2 लाख था। पहले वाले केस में कितना था? 4 लाख था, यहाँ पर 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए में अगर हम निकालते हैं इंटरेस्ट, सेम ऊपर वाले केस की तरीके से ही कि इंटरेस्ट निकाला हमने, तो 2 लाख रुपए हमारा, 2 लाख में से जीरो इंटरेस्ट गया, 2 लाख बचा, यहाँ पर 1 लाख रुपए बचा, और थर्ड केस के अंदर 2 में से 2 गया तो ज़ीरो बचा, हमारी इनकम ज़ीरो हो गई। इस केस के अंदर यहाँ डेट कैपिटल हमारा उल्टा नुकसान कर रही है। अब टैक्स जो है, टैक्स तो नील हो गया पर इनकम भी नील हो गई, फ़ायदा क्या बड़ा हमारे पास। अब देखो टैक्स देखो, 2 लाख के ऊपर 60,000 रुपये टैक्स यहाँ, 1 लाख के ऊपर 30,000 रुपये टैक्स लगा यहाँ पर। और EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी बची? 2 लाख में से 60,000 गए 140, और यहाँ 70,000। तो इस केस के अंदर EPS जो है देखो, पहले 47 पैसे था, फिर यहाँ 35, और फिर यहाँ पर, तो यानी कि जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही हैं, जहाँ पर प्रॉफिट का जो है पैमाना ज़्यादा है, वहाँ पर ये तो डेट कैपिटल का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहता है, अदरवाइज़ फ़ायदेमंद नहीं रहता, उल्टा नुकसानदायक रहता है। तो ये चीज़ें, इसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं एनालाइज करना। जो काफ़ी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसको ढंग से एनालाइज नहीं कर पाते, और कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है। इस प्रकार से इसको देखना, और इसमें रिस्क और कॉस्ट दोनों को देखना, रिस्क भी और कॉस्ट भी दोनों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या रहते हैं इसके अंदर? फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर द बोरोइंग। कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर, यानी कैश फ्लो देखना जरूरी है आपका। ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट देने का नंबर आए और आपके पास पैसे ही ना हो देने के लिए। नॉर्मल बिजनेस पैसे के लिए भी पैसे बचने चाहिए। आपका डेट की जो मीटिंग, जो डेट्स की जो आपकी पेमेंट करनी होती हैं, आपको जो कमिटमेंट्स की पेमेंट करनी होती है, इंटरेस्ट की या रीपेमेंट करने के प्रिंसिपल, उस समय आपके हाथ में कैश होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हमें इस कैपिटल स्ट्रक्चर को ध्यान रखना चाहिए कि कैश फ्लो हमारा किस प्रकार से डिमांड करेगा आगे जाके। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो है, यानी कि हमारी इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो की इंटरेस्ट हम पूरा कवर कर पाएँ, है ना। द इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ ए कंपनी, यानी कि हमारा इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो सही होगा तभी लोग हमको उधार भी देंगे, नहीं तो फिर हमें इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत हो जाती है, हमारा दिवालिया पिटने का भी खतरा रहता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा क्या है, डेट सर्विस कवर रेशो। डेट सर्विस कवरिंग रेशियो टेक केयर ऑफ डेफिशिएंसी रेफर्ड टू इन द इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो। जो इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो नहीं बता पाता वो डेट कवरिंग रेशियो बता देता है। द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस आर compared with the total cash required for the service of the debt and the preference share capital is calculated as follows। ये इसका फार्मूला है। तो ए हायर DS debt service ratio indicates better ability to meet cash commitments and consequently the company's पोटेंशियल टू इंक्रीज डेट कंपोनेंट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। जो अगर ये डेट कवरिंग रेशियो अच्छा होगा तो इसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है और ज़्यादा लोन लेने के लिए। नहीं तो इसको कंपनियां, अगर ये जो रेशियो कम होगा तो कंपनियां इसको लोन देने में भी कतराएंगी, क्योंकि ये अपनी कमिटमेंट पूरी करने में, खरा उतरने में नहीं खरा उतर रहा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखा जाएगा। इफ़ द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी इज़ हायर इट कैन चूज टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स EPS। देखा ना, अर्निंग पर शेयर। आपकी अगर रिटर्न्स का रेट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न का रेट ज़्यादा है, उसी केस में आप ज़्यादा डेट को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपने, मैंने उदाहरण बताया ना, 2 उदाहरण, 2 में से X कंपनी जो थी वहाँ पर 4 लाख का था रिटर्न, तो वो बड़ा अच्छी तरीके से डेट को इस्तेमाल कर पाते थे और फ़ायदे में रहे। और Y कंपनी में डेट का था कम, 2 लाख रुपये डेट था, तो वहाँ इनकम, तो वहाँ पर वो ढंग से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाया और नेगेटिव में आ गया EPS। तो देखना पड़ेगा इसको भी कि आपका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या है। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट भी बड़ा फ़र्क डालती है। अगर लोअर रेट पे मिल रहा है तो आप ज़्यादा आप डेट ले सकते हो, ठीक है ना, ज़्यादा उधार रेज कर सकते हो क्योंकि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टैक्स रेट अगर जहाँ हायर टैक्स रेट होते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा डेट इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि जब टैक्स को कम करता है इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो सीधा सीधा आपको खर्चे में कटौती मिलती है उसकी। तो खर्चे में कटौती मिलती है तो आपके प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो टैक्स रेट भी इस पर इम्पैक्ट डालता है। लोअर टैक्स रेट जो होता है वो डेट कैपिटल को
अच्छा नहीं माना जाता उसके लिए। जब लोअर टैक्स रेट है तो कहते हैं कि भैया अपना इनकम और डेट कम से कम रहेगा सही। तो ये हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर जैसे कि स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी विच इज़ कमेंसुरेट विद द रिस्क दे आर एज्यूमिंग। अब देखो अगर आपकी इक्विटी होल्डर्स की आपकी जैसे होता है ना, कई जगह बुजुर्ग होते हैं या कई जगह उनकी डिमांड होती है इक्विटी की ज़्यादा, उसमें डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा डिविडेंड मिले, ठीक है। तो उस समय वो बड़ा फ़र्क पड़ता है, उसमें डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो उसके अंदर ऐसा देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा बन के आए। और इसके बाद फिर क्या है, इफ़ डेप्ट इज़ यूज बियॉन्ड दैट पॉइंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप sharply and share price may be decreased in spite of increasing EPS. Consequently, for maximization of shareholders' wealth, debt can be used only up to a level, एक लेवल तक ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि मैक्सिमाइज करनी होती है एक पॉइंट के बाद ना। इसके बाद क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि ये आपके जो पब्लिक में जो इशू करते हैं शेयर, उसकी कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो ये लोन ले लिया जाता है उससे बच। आपके बहुत ज़्यादा आपने अंडर राइटिंग कमीशन देना है, बहुत ज़्यादा बीच में आपके खर्चे हो रहे हैं पब्लिक इशू निकालने में, तो इससे बेटर है आप एक सीधा सीधा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले लो कि वो जो कम कॉस्ट करता है आपको, तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। इसके बाद क्या है, रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन की आपने देखो ज़्यादा डेट, अगर आप सारे का सारा आप डेट पे आ गए तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा इसके अंदर कि किसी भी टाइम पर ज़्यादा वर्सेटाइल बिजनेस हुआ, ऊपर नीचे होता है, तो उसके अंदर क्या है, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है तो आप उसको झेल नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास ओनर कैपिटल बहुत कम होती है। तो फाइनेंशियल कैपिटल जो होती है ना, डेट कैपिटल जो होती है, हमेशा रिस्क ज़्यादा रहता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना चीज़ है। और इसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है, इफ़ ए फर्म यूजेज इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल इट लूजेज फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आप पहले के पहले पूरा का पूरा आपने जितना आप इस्तेमाल कर सकते थे डेट, आपने इतना इस्तेमाल कर लिया, तो वो आगे के लिए हमारा कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो उस समय आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती है। उस समय आप ज़रूरत के मुताबिक दोबारा उधार नहीं ले पाते हो। तो आपको हमेशा ऐसा यूज़ करना चाहिए कम्बिनेशन कि कभी भी थोड़ा बहुत डेट जो लेने का गुंजाइश बनी रहे, किसी भी मोमेंट पर आप उधार लेके अपना और काम बढ़ा सको। इसके बाद है 11th पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल मैंने बताया कि डेट जो कैपिटल होती है, यानी कि उधार की कैपिटल जो होती है, वो कंट्रोल को घटाती नहीं है। कंपनी के ऊपर कंट्रोल शेयर होल्डर्स का ज़्यादा बना रहता है। अगर ज़्यादा आप शेयर निकालोगे तो उनका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डेट कैपिटल कंट्रोल को ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाता है कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर्स के हाथ में। और जो शेयर होल्डर जो ओनर्स कैपिटल बढ़ाते हैं हम, तो उसे कंट्रोल को डाइल्यूट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से 4th आ गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इन ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो लॉ होता है, लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो सेबी की गाइडलाइंस है इसके लिए कि रेजिंग फंड्स के लिए, तो उसको भी ध्यान रखने वाली बात है। और 3rd क्या है, स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन का मतलब ये हुआ जब स्टॉक मार्केट के जब सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बूम पर होती है, तो उस समय क्या है, आपका जो वो निकालना एक आईपीओ वगैरह निकालना, यानी कि इक्विटी के लिए ज़्यादा वो माफिक आता है वो वाला माहौल। और जब मंदी वाला माहौल होता है तो मंदी वाले टाइम पे डेट कैपिटल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता गया 14th हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। जो दूसरी कंपनीज हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। आप ये नहीं है कि आप जब मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको कंपटीटर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रही हैं, तो वो भी असर डालता है इस चीज़ के ऊपर। तो आज की क्लास के अंदर यहीं हम इसे कंक्लूड करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी तक आपने जितना किया है उसको ध्यान रखें, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।